हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईटीएम मनके तथा अस्थियां, जो कि आपका 12 क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता जो है वो हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से जो है बहुत सारे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं ताकि आपको और ज्यादा इंटरेस्ट जगे और ज्यादा दिलचस्पी जगे। देखिए, इस चैप्टर से कम आपको जो है 10 नंबर से लेकर के 15 यानी कि 10 से 15 मार्क्स जो है आपको इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। तो समझ सकते हैं ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी कि ये जो है आपका वन शॉट वीडियो होगा। क्या होगा? वन शॉट वीडियो, यानी कि एक वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे चैप्टर के अंदर से पूछे जाए या कहीं से भी पूछे जाए, आपको आसानी से सारा चीज समझ में आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो कॉपी कलम आप लोग निकाल करके बैठिए ताकि एक एक पॉइंट को नोट करके चलिए। बाकी पीडीएफ कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ईटीएम मनके तथा अस्थियां चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये इतिहास का पहला चैप्टर है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोगों को आना चाहिए कि जो वो सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन क्या है। जैसे इतिहास का पहला चैप्टर है ईटीएम मनके तथा अस्थियां, तो इतिहास होता क्या है? आपको पूछ दिया जाए कि इतिहास का मतलब क्या होता है, तो देखिए, इतिहास जिसका इंग्लिश होता है हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। अब देखिए, हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द है जो कि हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? पूछताछ। अब देखिए, अगर हम आपके हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे, यानी कि अगर हमको कोई बोलेगा कि आपका हिस्ट्री निकालें, तो आपका हम हिस्ट्री जो निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको पूछताछ करना पड़ेगा आपके अम्मी से, आपके पापा से, आपके पूरे परिवार से, आपके दादा दादी से या फिर आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछना पड़ेगा, तभी तो आपका हिस्ट्री का पता चलेगा, है ना। तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है, यानी कि हिस्ट्री जो कि हिस्टोरिया शब्द से बना है और इसका मतलब होता है पूछताछ या फिर वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। कहने का मतलब है जो कि रियल में हुआ हो, यानी कि वास्तविक रूप से हुआ हो, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरिया। और ये हिस्टोरिया ग्रीक शब्द है जिससे मतलब जो कि बना है हिस्ट्री, यानी कि इससे क्या बना है? हिस्ट्री बना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं एक और डेफिनेशन। इतिहास जो है वो अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है, क्योंकि यदि इतिहास में वे घटनाएं घटित ना होती तो वर्तमान में यह स्थिति ना होती। कहने का मतलब है कि इतिहास में जो भी घटनाएं होती है उसका जो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो है हम लोगों से, यानी कि प्रेजेंट से कनेक्शन होता है। जैसे इतिहास में आप अगर देखेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, है ना, तो अभी भी वहां पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, अभी भी वहां पर नंगरे लूले बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब इतिहास में कोई घटना घटा लेकिन अभी तक वैसा कुछ हो रहा है। तो इतिहास का मतलब ही होता है कि अगर कोई भी घटना होता है इतिहास में तो वो जो है या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास वह समय है जो बीत चुका है। बिल्कुल सही बात है, इतिहास बीत चुका उसी को तो इतिहास बोलते हैं। लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ हो, यानी कि जो समय बीत गया है उस समय में कुछ ऐसा घटना हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसका अंश या प्रमाण जो है वो लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐतिहासिक घटना है, जैसे मुगल साम्राज्य है या फिर अंग्रेजों के बारे में है या फिर कोई भी राजा के बारे में है, तो हम लोग को पता कैसे? उनके बारे में या तो लिखा हुआ है या तो हम लोग सुने हैं, तभी तो हम लोग इतिहास के ऊपर यकीन करते हैं, या तो अभिलेखों से या तो कहीं से भी हम लोगों को जानकारी मिला है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये इतिहास है। अगर मान लो कि लिखा हुआ मिले ही ना तो ये इतिहास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पता कैसे चलेगा उसके बारे में? पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इतिहास, जो भी चीज हुआ है इतिहास में, तो उनका जो अंश है, उनका जो प्रूफ है, जो प्रमाण है, वो या तो लिखित रूप में या तो मौखिक रूप में अभी भी मौजूद है। अर्थात इतिहास जो है वो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। ठीक है, अब देखिए, पूछा जाता है कभी कभी कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस, याद रखिएगा, हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ हिस्टोरी? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है और इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाया था। तो ये इतिहास का छोटा सा डेफिनेशन है जो कि हमने आपके समक्ष रखा। अब हम लोग शुरू करते हैं ईटीएम मनके तथा अस्थियां, जो कि आपका इतिहास का पहला चैप्टर है। समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, एक वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके चैप्टर समाप्त करने का। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके एक एक डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए
इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे मिली, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज कब हुई, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, ये सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इस सभ्यता में पढ़ेंगे। यानी कि ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की पूरी कहानी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए इतिहास में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं और खत्म कब करते हैं, जब अंग्रेज यहाँ पर आ जाता है ना। यानी कि 1957 तक समझ जाइए आप, 1947 तक जब हम लोग आजाद हो जाते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक आकर के यहाँ पर हम लोग इसको एंड करते हैं। यानी कि गांधी जी जब आ जाते हैं, सारा चीज जब हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, पुराने राजा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखें, एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या, है ना। देखिए यह एक ऐसी सभ्यता है जो कि हजारों वर्ष पहले थी। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। यानी कि आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग शहर में होंगे, तो शहर में क्या होता है, बिजली की सुविधा होती है, बिल्डिंग होती है, पक्की सड़कें होती है, सारा चीज अभी सुविधा है। तो आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये जो जीवन है आज से कई हजार साल पहले एक ऐसी सभ्यता के लोग जी रहे थे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जो कि आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग ऐसा जीवन जी रहे थे, ठीक है। भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। कब किया था, तो 1921 में किया था, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो हड़प्पा नामक जगह से मिला, इसीलिए इनका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। आगे अभी आपको बताएंगे, आगे आपको नोट करने के लिए भी कहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करेंगे अगर नोट कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी कोई अगर कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई अगर ये डेमो लेक्चर भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो कि कोर्स ज्वाइन करे हैं उनको भी यही वीडियो दिखाया जाएगा और यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक चैप्टर आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग सिंपली तनु क्लासेस ऐप का नाम है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना तनु क्लासेस ऐप, वहां से जो है आपको संकल्प बैच नाम है, बिहार बोर्ड वाले जो भी हैं वो संकल्प बैच में जाएंगे, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई अगर अदर बोर्ड से हैं, यानी बिहार बोर्ड को छोड़ करके यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर आरबीएससी बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप लोग को सफलता बैच को ज्वाइन करना है। ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड वाले संकल्प और अदर बोर्ड बिहार को छोड़ करके वो सफलता बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, है ना। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर अपलोड हो रहा है, ये डेमो के तौर पर। इसी तरीके से आपको 14-15 चैप्टर तक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ऐसे ही करके आपको वहां पर पूरे तरीके से लाइव पढ़ाया जाएगा, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, नोट्स, क्विज वगैरह सब दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जा करके, और ज्यादा जानकारी के लिए एक नंबर आपको हम देंगे, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 7667532320, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा एडमिशन से संबंधित और ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिना किसी इधर उधर के अब सीधा चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपको पूछा भी जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हम लोग शहरीय सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो एनसीईआरटी के अनुसार, वैसे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ अलग डेट दिखाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है ये सभ्यता चली थी, यानी कि लगभग 700 साल, ठीक है। तो ये सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। इस सभ्यता का खोज करता है दयाराम साहनी, जो कि अभी हमने आपको बताया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था, ये भी हमने आपको बताया। इसका फैलाव पूछा जा सकता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक निर्धारित किया गया था, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना था हड़प्पा सभ्यता का, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर।
और सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण है, यानी कि टोटल 3 चरण में इसको बांटा गया है। सबसे पहला यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो पहला सभ्यता था उसको बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो पहले सभ्यता था उनको बोलेंगे आरंभिक, यानी कि शुरुआती हड़प्पा सभ्यता जो कि 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक चला था। फिर उसके बाद आया हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता कहते हैं, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो कि है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, उनके बाद उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो कि इसके बाद है, वो जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक चला था, तो इसको कहते हैं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। तो टोटल हड़प्पा सभ्यता का जो चरण है वो 3 चरण में है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम लोग दूसरा के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खोज कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नगरीय सभ्यता कहते हैं, हरी सभ्यता कहते हैं। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बाकी सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारा चीज हम आपको एक एक करके बता दिए। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई ऐसे सभ्यता है जो है खोजी गई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसी को हम लोग कहते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। यानी कि अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था उनको हम लोग बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था उसको बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और क्योंकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित था, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कभी कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया सबसे पहले जानकारी? तो दयाराम साहनी ने दिया। और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसके ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वो दयाराम साहनी ने 1921 में दिया था। ये तो सब आप सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, पीडीएफ नोट्स में भी जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कहां पर किया था? हड़प्पा नाम का एक जगह है, वहीं पे जो है इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी सबसे पहले, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता रखा गया, यानी कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता कह के बुलाते हैं क्योंकि इसका जानकारी सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर मिली थी। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? ये तो समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, यानी कि ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वो आपका सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से ज्यादातर हड़प्पा वासी जो है ज्यादातर व्यापार करता है, खेती बाड़ी इसी नदी की सहायता से, यानी कि सिंचाई वगैरह जो है सिंचाई वगैरह वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता से करता है। और व्यापार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, यानी कि कहने का मतलब आप सबको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है ना, कोई भी चीज को विकसित करने के लिए। तो नदी में जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है कोई भी घाटी में हो गया, कोई भी समुद्र हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम पड़ता है ना। तो ज्यादातर व्यापार जो है वो इसी मतलब कि घाटी की वजह से होता था, इसी घाटी के द्वारा होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बनावली और राखीगढ़ी जो है वो कहां पर है? हरियाणा में। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बनावली कहां पर है, तो बनावली जो है वो अभी आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहां पर है? वो भी आपका हरियाणा में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि बनावली कहां पर है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, तब वहां पर आपको राइट आंसर लगाना है हरियाणा। ठीक है, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर ये कहां पर है? तो धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर ये आपका गुजरात में है। ज्यादातर बनावली के बारे में पूछा जाता है, तो बनावली जो है हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पर ज्यादातर लोथल के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, तो लोथल जो है वो गुजरात में है। और बालाकोट और चंदहुद्रो ये जो है आपका पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, जितना हम लोग फटाफट आपको समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा संस्कृति का अब हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो उदय है वो भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहने का मतलब है भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है जिधर पाकिस्तान है उधर ही हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था, विस्तार हुआ था, है ना। आधा से ज्यादा हड़प्पा सभ्यता जो वो भी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका जो विस्तार है यानी कि जो फैलाव है वो पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक था। कहने का मतलब है कि इधर आपका पंजाब आ गया, इधर राजस्थान है ना, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा
उधर उत्तर तरफ जम्मू है और गुजरात है, बलूचिस्तान है, और इधर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी, ठीक है। लेकिन उधर उत्तर की तरफ आपका अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये पूरा पश्चिम तरफ फैला हुआ था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो उदय है वो पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। पश्चिमोत्तर का मतलब पश्चिम और उत्तर, है ना। देखिए साउथ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, दक्षिण भारत में बिल्कुल भी नहीं है। यह है जम्मू कश्मीर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर, ठीक है। आगे देखिए, यह पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिभुजाकार जैसी दिखाई देता है। आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का आकार कैसा है, तो हड़प्पा संस्कृति का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार का क्षेत्रफल कितना है, तो अभी हमने को बताया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है हड़प्पा संस्कृति का फैलाव था, विस्तार था, या फिर कुल क्षेत्रफल था। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आपको आंसर बिल्कुल सही देना है। तो हड़प्पा संस्कृति का जो फैलाव है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक था, ठीक है। पूछा जा सकता है हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, तो ये सारा पॉइंट को आपको एक एक करके लिख देना है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की एक ऐसी महान प्राचीन सभ्यता थी। यह कांस्य युग की सभ्यता थी, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ के लोग ज्यादातर व्यापार करते थे, यहाँ के लोग ज्यादातर बिजनेस करते थे। आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, ऑप्शन में व्यापार देगा, कृषि देगा, कुछ भी देगा, क्या कहता है, जो भी देगा, चारों ऑप्शन में से आपको जो है राइट आंसर जो है वो व्यापार लगाना है, ठीक है। पूछा जाता है। और कांस्य युग की सभ्यता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए और भी बहुत अनेक विशेषताएं थी जो कि निम्नलिखित है, यानी कि बहुत सारा और भी विशेषताएं था जो कि निम्नलिखित है। एक एक करके देखते हैं। देखिए हड़प्पावासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे। देखिए हड़प्पावासी सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वो कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे से जो भी उनको फल फूल वगैरह मिलता था, साथ ही साथ जानवर में जैसे कि मछली हो गया, इन सभी चीज़ों का वो भोजन करते थे। इसकी जानकारी हम लोगों को जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से प्राप्त हुई। यानी कि हम लोगों को वहाँ पर जब इसका खोज हो रहा था, उत्खनन हो रहा था हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ पर कुछ जला हुआ अनाज भी मिला है, साथ ही साथ बीज भी मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उत्पाद, पेड़ पौधे का उत्पाद भी करते थे और जानवर वगैरह से भी वो लोग जो है सारा चीज़ खाते थे, ठीक है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार के अनाजें मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार के अनाज मिले हैं, गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है और सफ़ेद चना और ये तिल। और हड़प्पा सभ्यता की कृषि देखते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो वीडियो को आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग को शेयर करना है क्योंकि आप लोग के लिए ही सारा चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मज़ा आ रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर एक बार कर दीजिएगा। शुरू करते हैं फिर से। चलिए हड़प्पा सभ्यता में कृषि। हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। वहाँ पर ज़्यादा हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर को समाप्त करना है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर को समाप्त करना है तो 2 घंटे का फिर बन जाएगा, इसलिए कोशिश करना है जल्दी से जल्दी समाप्त करने का, फिर आपको समझ में भी आ जाए, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि, हड़प्पा वासियों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि था, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि करते थे क्योंकि सिंधु नदी का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता था। लोग उस मिट्टी को लेकर अपने खेत में फैला देते थे, है ना। उस मिट्टी को ला करके, यानी कि सिंधु नदी का जो भी मिट्टी होता था बहुत उपजाऊ होता था, इसीलिए लोग वहाँ से मिट्टी को ला करके अपना खेत में फैला देता था, यानी कि वहाँ से काट करके अपना खेत में फैला देता था, बोझ देता था और मिट्टी को उपजाऊ बनाता था। आप लोग सुनते होंगे कि नया मिट्टी अगर डाला जाता है कोई भी खेत में तो वो खेत जो है और उपजाऊ हो जाता है, यानी कि उसका जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाता है और अनाज जो है पहले के मुकाबले और ज़्यादा होता है ना। तो और उपजाऊ बना देते हैं तथा नदियों से सिंचाई आसानी से हो जाती थी, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है कृषि ही करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की फसलें तो अभी हमने को बताया कि चावल, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जूसी, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता की फसलें हैं। याद रखिएगा जो भी फसल आज हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, वो सेम टू सेम फसल उस समय भी था। जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जौ भी आप लोग जानते ही हैं, जौ भी खेती होता है, कपास भी जानते हैं, खजूर भी जानते हैं, तरबूज भी जानते हैं, मटर भी जानते हैं। एक थोड़ा सा ब्रासिका, जूसी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता का फसलें था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसकी खेती शुरू हुई थी, कपास की खेती, ठीक है। हड़प्पा वासी कृषि के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा वासी जो है
कृषि यानी खेती तो करते ही थे, इसके साथ साथ वो लोग जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। ठीक है, सिंचाई के कुछ प्रमुख स्रोत मिले हैं, यानी कि वहाँ पर सिंचाई वहाँ के किसान यानी कि हड़प्पावासी जो है सिंचाई कैसे करते थे, तो गहरे या फिर कुएं यानी कि कोई गड्ढा वगैरह होता था या फिर कोई कुआं होता था या फिर कोई जलाशय होता था, इन सभी चीज़ों से जो है वहाँ के लोग सिंचाई करते थे। और वहाँ पर जो खेत का जो जुताई है वो कैसे होता था, तो हल तथा बैलों से, है ना। अभी तो हल बैल खत्म हो गया है, आप लोग शायद नहीं देखेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो हल और बैल से जो है उस वक्त में खेतों का जुताई होता था, यानी कि खेतों को जोता जाता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का इस्तेमाल किया जाता था। आज के दिन हम लोग जो हंसिया यूज करते हैं, जो मशीन वगैरह डेवलप हुआ उस वक्त में नहीं था, तो उस वक्त में फसल काटने के लिए पत्थर का हंसिया बना हुआ होता था। ठीक है, तो उसी से जो है फसल को काटा जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता की कृषि और वहाँ के किसानों की भूमिका, वहाँ पर कौन कौन सा फसल होता था, ये सभी चीज आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हड़प्पावासी भोजन किस प्रकार करते थे, है ना। हड़प्पावासी भोजन किस प्रकार करते थे, देखिए यहाँ के निवासी का जो मुख्य भोजन है, बार बार वही चीज आ रहा है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। यहाँ के निवासी का मुख्य भोजन क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ है, फल है, दूध है, घी है तथा शाक सब्जी है, जो कि आज के दिन हम लोग का फेवरेट है। चावल किसका फेवरेट नहीं होगा, फल किसका फेवरेट नहीं होगा, दूध किसका फेवरेट नहीं होगा, शाक सब्जी घी किसका नहीं होगा। यानी कि जो हम लोग का फेवरेट है वही सारा चीज को आपको लिख देना है, क्वेश्चन अगर पूछ दे तो। ठीक है ना, याद रखिएगा कि नहीं, बिल्कुल याद रखना है दोस्त। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पावासी जो है गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, घी तथा शाक सब्जी यानी कि इस्तेमाल करते थे, इसी का भोजन करते थे। साथ ही साथ इसके अलावा सुअर के मांस, भेड़ का मांस, अंडे और मछली भी खाते थे। ठीक है, तो सुअर के मांस भी उस वक्त में खाता था हड़प्पावासी, भेड़ का मांस भी खाता था, अंडा और मछली भी खाते थे। ठीक है, घरों में अनाज रखने के भंडार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों अनाज की कमी बिल्कुल नहीं थी, यानी कि अनाज रखने का वहाँ पर प्रमाण भी मिला है, भंडार भी मिला है, तो जिससे ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि अनाज का बिल्कुल भी कमी नहीं था हड़प्पा सभ्यता के वासियों को। ठीक है, खजूर के बीज भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग जो है खजूर भी खाते थे। और खजूर के बारे में तो आप सबको पता ही है, खजूर एक ऐसा फल है जो कि इसका बहुत सारा फायदा है। खजूर एक ऐसा फल है जिसको खा करके आप भूखे रह सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो अगर खजूर खाएंगे तो आपका भूख मिटने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, और खजूर से ब्लड प्रेशर वगैरह का बीमारी, कैंसर वगैरह का बीमारी और खून वगैरह दौड़ता है, खून वगैरह बनता है, तो खजूर आप लोग ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है। इस्लाम में जो है खजूर को बहुत अच्छा फल भी माना गया है। वैसे तो एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग रमज़ान अभी चल रहा है जैसे, तो आप लोग जानते होंगे रमज़ान में अक्सर मुस्लिम लोग जो है वो खजूर खाते हैं, है ना। तो खजूर का बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप लोग भी खाया कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आगे हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्न जानवरों की हड्डी मिली, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डी, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि उस वक्त में ये सारा चीज़ को खाया जाता था, तो इनका हड्डी भी मिला। साथ ही साथ प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के लोग ये जानवर पालते थे, यानी कि मवेशी हो गया, भेड़ बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, ये सभी का जो हड्डी मिला है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि ये लोग जो है हड़प्पावासी जो है इस जानवर को पालते थे। ठीक है, जंगली प्रजातियों में वराह, सुअर, वराह को क्या बोला जाता है, सुअर बोला जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है और मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार की जानवरों की हड्डी मिली है, निम्न प्रकार के जानवर मिले हैं। और हड्डी से ही तो पता चलता है ना कि ये जानवर था, क्योंकि ऐसे वो जानवर जिंदा थोड़ी होगा, 2000 साल 3000 साल पहले का बात है, नहीं 5-4 हजार साल पहले का बात है। ठीक है, चलिए, हड़प्पावासी आभूषण भी पहनते थे, ध्यान रखिएगा, आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी, यानी कि जो आप लोग जेवर पहनते हैं, लड़की लोग जो पहनती है ज्वेलरी। ठीक है, तो उसी को हिंदी में बोला जाता है आभूषण। हड़प्पावासी को आभूषण पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, तो अभी तो पुरुष वगैरह बहुत कम पहनता है, लेकिन हड़प्पावासी के लोग थोड़ा ज़्यादा थे, विकसित ज़्यादा थे, अमीर ज़्यादा थे, तो वो लोग जो है आभूषण पहनते थे, वहाँ के स्त्री भी और पुरुष भी, यानी कि वो लोग ज्वेलरी पहनते थे। जो लोग अमीर होते थे वह सोने, चांदी और हाथी दांत के बने आभूषण पहनते थे, और वहीं जो लोग गरीब होते थे वो पकी हुई मिट्टी, हड्डियों तथा तांबे के बने आभूषण पहनते थे, यानी कि जो मिट्टी हो गया, पका हुआ मिट्टी हो गया, हड्डी हो गया, तांबा हो गया, इन सभी चीज़ों का जो बनता था, जो भी ज्वेलरी बनता था, जो भी आभूषण बनता था, वो पहनता था गरीब लोग, और अमीर लोग सोना, चांदी, हाथी का दांत। ठीक है, और एक चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का खोज नहीं हुआ था, तो लोहा का खोज नहीं हुआ था। किसका? लोहा का खोज कहाँ पर नहीं हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना और इमारतें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता इसका नगर योजना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा ये योजना है, यानी कि हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता को आज जानते हैं,
तो वहाँ का जैसे होता है ना कि इंडिया का कौन सा चीज़ फेमस है, दुबई का कौन सा चीज़ फेमस है, बुर्ज खलीफा, इंडिया का बहुत सारा चीज़ फेमस है जैसे कि ताजमहल। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के भी जो वहाँ का विशेषता था, नगर योजना जो था, नगर का जो प्लानिंग था, नगर का जो स्ट्रक्चर था, जो डिजाइन था, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता को बहुत ज़्यादा जाना गया और बहुत ज़्यादा लोग हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा, यानी कि इसका भूमिका बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 से ज़्यादा स्थलों को खोजे जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अभी तक 250 से ज़्यादा जगह खोजा जा चुका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना या वास्तुकला थी। कहने का मतलब है, आपको प्रश्न पूछा भी जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना या फिर वास्तुकला, यानी कि जो नगर का प्लानिंग होता था, जो योजना होता था, जो डिजाइन होता था, पक्की सड़कें होता था, कच्ची सड़क पक्की सड़क से जुड़ा हुआ होता था, कच्ची सड़क से बिल्डिंग बना हुआ होता था, बिल्कुल एकदम सही डिजाइन पे पक्की ईंटों का बिल्डिंग बना हुआ होता था। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना है, वास्तुकला है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ का महत्वपूर्ण विशेषता था। इनमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है, जो कि निम्न है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के ये 6 स्थल है जो कि काफी विकसित था और इन्हीं को जो है नगर माना जाता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है जुड़वा राजधानी। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या माना जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी ने किया था, यानी कि रखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। किसका खोज, मोहनजोदड़ो का खोज। और हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और बाकी ये 6 शहर है हड़प्पा सभ्यता का जो कि बहुत ज्यादा विकसित था। इनमें जो 2 नगर है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, ये बहुत ही मशहूर है। ठीक है, जैसे अभी हमने को बताया, वर्तमान में ये दोनों शहर यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 483 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो के बीच का जो दूरी है वो आपका है 483 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूरी है। यहाँ से आपका पटना से भी ज्यादा दूरी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से पटना तो आप समझ भी नहीं होंगे, पूर्णिया से पटना समझ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा दूरी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़वा राजधानी थी। अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। कौन सा राजधानी, जुड़वा राजधानी। तो पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन कौन सा है, तो एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 483 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना या कहें तो चित्र बनाई जाती थी। जैसे आज के दिन कोई भी आजकल घर बना रहा है, खास करके शहरों में, ठीक है, तो इंजीनियर को लेकर बनाया जाता है, पहले डिजाइन बनाया जाता है, सारा चीज स्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया जाता है, कौन सा किचन बनेगा, कौन सा रूम बनेगा, क्या कैसे बनेगा, कहाँ पर सीढ़ी बनेगा, ठीक है, कौन सा बेडरूम बनेगा, कौन सा डाइनिंग रूम बनेगा, सारा चीज पहले प्लान किया जाता है, फिर रूम को बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जगह की बहुत ज्यादा बचत होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले ऐसा ही करते थे। मकान बनाने के लिए वो लोग जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल करता था। पक्की ईंटों का मतलब क्या होता है, जिसको आग में अच्छे से बनाया गया है, पक्की ईंट उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो है मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे और ईंटों का आकार जो है वो आयताकार होता था। कहने का मतलब है आयताकार, यानी कि ईंटों का जो आकार है वो इस प्रकार का होता था, जो आज के दिन भी होता है। ठीक है, नगरों को जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचाई पर बनाया गया था, यानी कि टोटल नगर को जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचाई पर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया दुर्ग, और एक निचला भाग था जिसका नाम निचला शहर रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ का जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक ऊंचे और एक नीचे। ऊंचे को कहा जाता था दुर्ग और नीचे को कहा जाता था निचला शहर। नीचे निचला शहर, ऊंचा दुर्ग, नीचे निचला शहर। ठीक है, आगे देखिए, दुर्ग जो है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो भी ऊपर बनता था वो थोड़ा सा छोटा होता था, है ना, क्योंकि ऊपर है, पहाड़ है, हवा वगैरह आंधी वगैरह चलती है, तो ज्यादा बड़ा घर नहीं बनाया जाता था, वो छोटा छोटा बनाया जाता था। तो दुर्ग जो है वो छोटा शहर होता था। वही जो निचला शहर है वो काफी बड़ा होता था। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा हुआ होता था। ठीक है, यानी कि चारों तरफ, ये शहर के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ होता था। दुर्ग को चबूतरे पर बनाया गया था, इसलिए यह शहर ऊंचा दिखता था। कहने का मतलब है, चबूतरा मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं, कैसे आपको समझाएं, जैसे सिंपल के लिए हम लोग जो घर बनाते हैं तो जमीन यहाँ होता है, लेकिन घर को थोड़ा सा हम लोग ऊंचा करके बनाते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पे सीढ़ी लगा देते हैं, सीढ़ी मतलब वो जो पाईदान वाला स्टेयर होता है, स्टेप होता है, तो इसी को बोलते हैं चबूतरा। ठीक है, तो जो दुर्ग शहर होता था, पहले नीचे चबूतरा बनता था, फिर शहर बनाया जाता था, इसलिए इसको ऊंचा शहर कहा जाता है। और बाकी जो निचला शहर है वो डायरेक्ट जमीन पे बनता था, इसलिए इसको निचला शहर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दुर्ग को ऊंचा शहर क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसके नीचे चबूतरा होता था। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी
जल निकास प्रणाली, जो कि बहुत बड़ी बात थी वहाँ पर। यानी कि गंदे पानी को निकालना, सही शुद्ध पानी तो क्या ही निकालेगा, गंदे पानी को निकालने का जो सबसे अच्छा जो सिस्टम था, जो विशेषता था, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता था। वहाँ पर गंदे पानियों के लिए नाला बनाया गया था, छोटे छोटे नाले को बड़े नालों से जोड़ा गया था, नाला को जो है सड़क के दोनों किनारे बनाया गया था और वो नाला का पानी नदी पर जाके गिरता था, है ना। तो वहाँ का जो जल निकास प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि विकसित था, बहुत अच्छा था, ठीक है। यहाँ की सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह सड़कें सीधी होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब है कि यहाँ का जो सड़क होता था ना, वो 90 डिग्री पर काटता था। 90 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। जैसे एक सड़क इधर से आया, एक सड़क इधर से आया, तो इस प्रकार का सड़क बनता था, यानी कि 90 डिग्री वाला वहां पर सड़क बनता था। तो यहाँ की सड़कों को हम लोग ग्रिड पद्धति, जिसको बोलते हैं जालनुमा, जालनुमा का मतलब ऐसे 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 ऐसे, है ना, बनाया जाता था। और यहाँ के जो सड़कें हैं वो बहुत सीधी होती थी और एक दूसरे को जो काटता था वो समकोण पर, जैसे आज के दिन हम लोग कैसे ऐसे गोल पर काटता है ना, जैसे इधर गया 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 ऐसे काटता है, लेकिन पहले क्या होता था, समकोण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में समकोण पर काटता था सड़कों को। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्ती बसने से पहले सड़क और नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके बाद बस्तियों को बसाया गया था। यहाँ पर क्या होता है, आज के दिन पहले बस्ती बसता है, यानी कि पहले घर वगैरह बनता है, उनके बाद सड़क बनता है ना, कि जैसे 10 घर बन गया तो अब यहाँ सड़क बनना चाहिए क्योंकि 10 घर है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा लगता है कि पहले वहाँ पर जो है सड़क बनाया जाता था, फिर नाला बनाया जाता था, फिर घर बनाया जाता था कि अब जो है यहाँ घर बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए। तो पहले सड़क नाला, समझ रहे कितना विकसित था। तो पहले सड़क नाला बनाया जाता था, उनके बाद फिर बस्तियों को बसाया जाता था, ऐसा लगता है। नालियाँ ईंटों पत्थरों से बनाई जाती थी और नालियों को अंदर से प्लास्टर भी किया जाता था। यानी कि जो नालियाँ होता था, जो पानी जो सड़क के दोनों तरफ जो नाला होता था, है ना, तो उनको ईंटों से पत्थरों से बनाया जाता था और इसको अंदर से प्लास्टर भी किया जाता था, जिससे क्या हो कि पानी वगैरह बाहर ना निकले, पानी अंदर ही रहे, ठीक है, और उसी से पानी बहता था, ठीक है। नालियों को ऊपर से ढका भी देता था, जैसे आज के दिन आप लोग देखते होंगे नाली को किस तरीके से पत्थर से बनाया जाता है, ईंटा से बनाया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही पहले होता था। कुछ जगह नालियों को रंगने के लिए चूने और जिप्सम का भी प्रयोग करते थे, यानी कि कहीं कहीं पे नालियों को रंगा भी जाता था, कलर भी किया जाता था। कौन सा कलर से, चूना से या फिर जिप्सम से, इन दोनों से कलर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के खिड़कियां और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ से खुलती थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी सड़क होता, मतलब कि जो भी खिड़की होता था, जो भी दरवाजा होता था, तो वो जो है सड़क की तरफ नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, वो आपका सड़क की तरफ नहीं होता था। वो किधर होता था, तो वो सड़क, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, और सड़क इधर है, तो दरवाजा जो है उल्टा तरफ होता था, है ना, दरवाजा उल्टा तरफ होता था, ना कि सड़क की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो शहर में विशाल स्नानघर के अवशेष भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग स्नानघर में नहाते थे। स्नानघर का मतलब जो हम लोग बाथरूम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोग बाथरूम में स्नानघर में नहाते थे। ये कैसे पता चला है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर का अवशेष मिला है। पूछा भी जाता है कि विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से मिला, तो विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, याद रखिएगा। मकान में स्नानघर सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था ताकि पानी आराम से नाली से जा गिरे, क्योंकि नाली भी सड़क के नजदीक ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्नानघर बनाया जाता था नहाने के लिए, फिर स्नानघर का जो पानी है वो इस तरीके से बनाया जाता था, पानी निकालने के लिए नाले को इस तरीके से बनाया जाता था कि वो जो है डायरेक्ट नाला पर जाके गिरता था। फिर वो जो नाला है, वो छोटा नाला है जो गाँव में होता था, फिर वो नाला शहर के नाला, यानी कि जो बड़ी सड़क होती थी वहां पर जो नाला होता था उससे जुड़ जाता था, ठीक है। तो मकान में स्नानघर सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था ताकि पानी जो है वो आराम से नाली में जा गिरे, और नाली भी सड़क के नजदीक ही बनाए जाते थे। आपको समझ में आ गया वहाँ का थोड़ा सा फीचर, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना। तो आपको बस रटना नहीं है, ये जितना भी बताए थोड़ा बहुत याद रखिएगा। आज के दिन जैसे शहर है ना, सेम वैसे ही पहले भी था, ठीक है, और मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में भी वैसे ही था। तो बस जो जो आज आप देख रहे हैं, नाला, सड़क, घर, ईंट वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको लिख देना है। एक ऊंचा शहर और निचला शहर, ऊंचा शहर को दुर्ग, निचला शहर को निचला शहर कहा जाता था, ये याद रख दीजिएगा। चबूतरे पर बनाया जाता था। जल निकास प्रणाली के बारे में, ईंटों का आकार आयताकार होता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। नाली होती थी, सड़क 90 डिग्री समकोण पर काटता था, है ना, इस प्रकार का काटता था। ये सारा चीज आप पॉइंट याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा, आसानी से आपका कलम जो है ना चलने लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हड़प्पा शहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हड़प्पा शहर के बारे में आपको अक्सर बार पूछा गया है। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तभी आपको जो है सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा फिर आप जो है सारी चीजें भूल जाएंगे। सिर्फ ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा शहर के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। ये दोनों शहर बहुत विकसित है और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, हड़प्पा शहर,
तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है किसका खोज हुआ था, तो हड़प्पा शहर का खोज हुआ था, याद रखिएगा, इसीलिए तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगर पहले खोज मोहनजोदड़ो का होता तो इसका नाम मोहनजोदड़ो सभ्यता हो जाता, है ना, लेकिन सबसे पहले खोज किसका हुआ था, हड़प्पा शहर का, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग जो है वो रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि ये जो हड़प्पा शहर था तो यहाँ पर रेलवे लाइन बहुत ज्यादा बनाया गया था, यानी कि पटरी बहुत ज्यादा बनाया गया था, जिसके कारण ज्यादातर जो जगह है वो रेलवे लाइन बनाने में ही नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, यानी कि रेलवे लाइन ही पूरा जगह को ले लिया। ठीक है, हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। पूछा जाता है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा शहर जो है वो आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु घाटी नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो हड़प्पा शहर जो है आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है, ठीक है, हड़प्पा शहर में स्त्री का गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। हड़प्पा शहर में शतरंज की तरह खेलने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है, यानी कि हड़प्पा जो शहर है वहां पर शतरंज की भी खेल होता था, ऐसा प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो यह है हड़प्पा सभ्यता, इसके अनुसार आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए मोहनजोदड़ो से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका खोज किसने किया था, तो रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी। तो रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज किया था, इसको हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे जो प्रसिद्ध शहर है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा फेमस कौन सा शहर है, मोहनजोदड़ो शहर है, और ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये भी मोहनजोदड़ो है, सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस ये भी मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो शहर से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, तो वह स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है, मोहनजोदड़ो, वहां से हम लोगों को सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जाता है, अभी हमने आपको बताया जैसे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और सूती कपड़े के साक्ष्य हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। पूछा जा सकता है कि बताइए मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से भाषा का शब्द है, संस्कृत का, सिंधी का, फारसी का, या किसी भी चीज का, तो आपको राइट आंसर लगाना है सिंधी का, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है, तो नृत्य की मूर्ति मतलब जो डांस करने वाली जो मूर्ति होती है ना, तो वो जो है हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर को सिंधु का बाग भी कहा जाता था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो शहर है इसको हम लोग सिंधु का बाग भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे विशाल स्नानघर का अवशेष कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी का बाग किसको कहा जाता है, सिंधु का बाग किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मूर्ति कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। मृतकों का टीला किसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का। सूती कपड़े के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो के। ये सारा क्वेश्चन आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है, तो दोनों चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको समझ में तो वैसे आ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोर्स ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ ये मिल जाएगा। जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सारा पीडीएफ आपको मिला हुआ है, जो कोर्स ज्वाइन कर ले उनको पहले ही मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को अनेक चीजों से मिली है जो कि निम्न है। जैसे मोहर से हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। जी हाँ, जैसे आज के दिन हम लोग पासपोर्ट का यूज करते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, है ना, वीजा का यूज करते हैं, तो उस वक्त में मोहर का यूज किया जाता था कि हम लोग वहां से आए हैं, ये पहचान होता था, ठीक है। मनकी से हम लोगों को जानकारी मिला है हड़प्पा संस्कृति का। बाट से हम लोगों को जानकारी मिला है। पत्थर के फलक से जानकारी मिला है। पक्की ईंटों से हम लोगों को जानकारी मिला है। तो कई चीजों से हम लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिला है, ठीक है। अब आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो वो है मोहर। अभी हमने आपको बताया सेलखड़ी पत्थर से ये मोहर बनाई गई थी। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर है वो कैसे बनाया जाता था, तो वो जो है सेलखड़ी नामक पत्थर से वहां की मोहर को बनाई गई थी, बनाई जाती थी। मोहर पर जो है जानवरों का चित्र होता था, याद रखिएगा, मोहर पर जानवरों का चित्र होता था। इन मोहर पर कुछ ऐसे लिपि का प्रयोग होता था, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है ना। अभी भी बहुत सारा ऐसा लिपि है, बहुत सारा ऐसा अभिलेख है जो कि अभी तक समझा नहीं गया है कि क्या लिखा हुआ था। तो इन मोहर पर कुछ ऐसा ही लिपि का प्रयोग किया गया था जो कि आज के दिन तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट हो गए तो लोग
धीरे धीरे यानी कि सभ्यता की खोज की कहानी, अब यहाँ पर जो खोज हुआ था उनके बारे में देखते हैं कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा कहानी है, इनको समझ लीजिए, सिर्फ समझ लेना, याद नहीं। जो जो याद रखने के लिए बोलते हैं, जैसे ये आपको याद रखना है, जैसे हड़प्पा शहर याद रखना है, मतलब कि हड़प्पा का जो संस्कृति का जो हम लोगों को हड़प्पा के बारे में जो जानकारी मिला था ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में याद रखना है, उसी तरह हड़प्पा शहर के बारे में याद रखना है। तो जो जो आपको वीवीआई लिखते हैं वो याद रखना है, जो जो कहानी है बस उसको सुन लीजिए। आपको एग्जाम, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन आएगा, एक बार आप पीडीएफ को सिर्फ पढ़ लीजिएगा, 100% आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक बार यहाँ सुन लीजिए, फिर एक बार पीडीएफ को जाकर के आप देख लीजिए अच्छे से, या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और फिर मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ और इसके बाद एक क्विज, डेली क्विज करवाया जाएगा, है ना। तो डेली क्विज पे जाके चैप्टर पढ़ने के बाद डेली क्विज पे जाकर के एक बार अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूरा वीडियो को देखना है, उनके बाद इस पीडीएफ को रिवाइज करना है, उनके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ को बनाना है, आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है, उनके बाद फिर आपको जाना है क्विज में, डेली क्विज में, और वहां जाकर के करना है प्रैक्टिस। ठीक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा क्विज कैसे कैसे लगाया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, दोबारा किसी क्विज को कैसे लगाया जाता है, अपना मार्क्स कैसे देखा जाता है, कितना नंबर पे आए, कितना रैंक पे आए, ये सारा चीज कैसे देखा जाता है हम आपको वीडियो में बता देंगे बाद में। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दी के बाद रहना शुरू किया, तब उन्हें कई बार खुदाई के कारण, या फिर बाढ़ का पानी के कारण, या फिर कभी कभी मिट्टी का कटाव हो जाता था, उसके कारण रोज कुछ ना कुछ वहां पर चीजों को मिलता था, है ना। हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो गया ना, तो वहां पर उसको पूरी तरीके से भूल गए। अब लोग वहां पर जाके फिर से बसने लगे, है ना। जब बसने लगा तो वो लोग जब खुदाई करता था, जब बाढ़ पानी आ जाता था, या फिर जब मिट्टी कटता था, तो अरे भाई कुछ ना कुछ निकलता था, कुछ ना कुछ, ये क्या है, मिट्टी के कटाव के कारण कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज उन लोगों को मिलता था। अब लोगों ने सोचा कि ये अपरिचित वस्तुओं का अर्थ क्या है, ये आखिर आ कहां से रहा है। यहां से लोग अब इसके बारे में जानने की दिशा में आगे बढ़े और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, है ना। यहीं से जो है लोग आगे बढ़े और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और यहीं से जो है आभूषण और औजार से भी पता चलता है कि यहाँ कोई सभ्यता थी। जब खुदाई वगैरह करता था तो आभूषण मिलता था, ज्वेलरी मिलता था, और उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलता था। ठीक है, अब कनिंघम का थोड़ा सा कहानी है, इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे कनिंघम जो है ना, ये क्या है, तो ये सबसे पहला डायरेक्टर जनरल था जो कि 19वीं शताब्दी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करना शुरू किया था। यानी कि उत्खनन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोज है वो कनिंघम ने ही शुरू किया था। ठीक है, तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया, यानी कि पुरानी चीजों को खोजना ये शुरू किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी में। और ये क्या था? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। क्या नाम है इसका? कनिंघम। ठीक है, देखिए पहले खोजकर्ता कोई चीज को खोजने के लिए लिखित स्रोत यानी कि साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। यानी कि कोई भी अगर किसी चीज के बारे में खोजने के लिए जा रहा है तो वो ज्यादातर किस पर भरोसा करता है? या तो कोई अभिलेख हो या फिर कोई साहित्य हो। अभिलेख का मतलब जैसे पहले के जमाने में पत्थर में लिख देता था या फिर पेड़ में लिख देता था, है ना, तो उसी को कहा जाता है अभिलेख। और साहित्य का मतलब तो जानते हैं आप लोग। तो इन चीजों पर ज्यादा विश्वास करता था, इनसे ज्यादा यकीन होता था कि शायद यहाँ पर कोई चीज है। ठीक है, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम जो है वो 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच जो भी उपमहाद्वीप था, जितना भी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ पर आए थे भारत में, ठीक है, कब? 4वीं से लेकर के, यानी कि 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में जो भी चीनी यात्री, बौद्ध यात्री, तीर्थयात्री यहाँ पर आए थे, भारत आए थे, और यहाँ पर उन्होंने कुछ लिख करके फिर यहाँ छोड़ दिया था। कोई भी वृत्तांत हो, कोई भी किताब हो जो कि लिख करके यहाँ छोड़ दिया था, उनको पढ़ना शुरू किया। कौन? कनिंघम। ठीक है, उसके बाद एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर लिखे चीजों को समझने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, एक अंग्रेज था जो कि कनिंघम को एक मुहर दिया जो कि हड़प्पाई मुहर था, लेकिन क्योंकि उनका लिपि बहुत हार्ड था, समझ में नहीं आ रहा था, तो कनिंघम को ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, इसलिए कनिंघम का भ्रंग भी कहते हैं। और क्योंकि कनिंघम जो है वो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान पाए, हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग इसी मतलब कि इंसिडेंट को, इसी घटना को कनिंघम का भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिंघम का भ्रम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि 20वीं शताब्दी। देखिए खोज जैसे हुआ था ना 1921 में, तो 1921 का मतलब क्या हो गया? 20वीं शताब्दी। अभी चल रहा है 2023, तो 2023 का मतलब क्या हो गया? 21वीं शताब्दी, है ना। यानी कि 2000 से लेकर के 2100 तक, 2000 से लेकर के 2100 तक इसको बोलेंगे 21वीं शताब्दी। उसी तरीके से 1900 से लेकर के 2000 के बीच तक इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी। तो खोज कब हुआ था? 1921 में, यानी कि कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। तो इसलिए अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी का। देखिए ध्यान से सुनिएगा,
20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से बहुत पुरानी स्थलों से संबंधित था। यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा मोहर खोज निकाला और जो बहुत ज्यादा पुराना था। ठीक है, रखलदास बनर्जी ने फिर हड़प्पा सभ्यता से मिली जो मोहर था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिला था उसको रखलदास बनर्जी ने उसी से मोहनजोदड़ो में भी ठीक वैसा ही उनको भी मोहर मिला। पहले देखिए, पहले हड़प्पा नामक जगह पर दयाराम साहनी को मिला। ठीक है, इसको ये क्या था, ये पुरातात्विद था, यानी कि खोजकर्ता, जो इतिहास का खोजकर्ता उसको पुरातात्विद बोला जाता है। ठीक है, उनके बाद फिर रखलदास बनर्जी को भी ठीक इसी प्रकार का हड़प्पाई मोहर मिला। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, जिससे ये निश्चित हो गया कि ये दोनों पुरास्थल जो है वो एक ही सभ्यता का है। कहने का मतलब है कि दोनों मोहर जब सेम हो गया तो इससे ये तय हो गया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा शहर है, ये जो मोहनजोदड़ो है, वो दोनों एक ही सभ्यता का है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, इन्हीं के सामने 1924 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। कहने का मतलब है कि जब देखा कि भाई यहाँ पर खोज हो रहा, 1921 में खोज हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, तो फिर जो डायरेक्टर जनरल थे जिसका नाम था जॉन मार्शल, ये भी जो है 1924 में घोषणा कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व के सामने ये कर दिया कि जाकर के खोज सकता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की ये जो है घोषणा कर दी है। कौन, उनका नाम है जनरल जॉन मार्शल। REM ने सेना की खोज करने के लिए लगा दिया, यानी कि REM जो है वो सेना को खोज करने के लिए लगा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद अब उपमहाद्वीप के सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। कच्छ जो कि गुजरात का क्षेत्र है उसको बोलते हैं कच्छ। कच्छ कहाँ है, तो कच्छ जो है वो गुजरात का क्षेत्र का नाम है। ठीक है, तो ये जो है व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया गया तो बहुत सारे हड़प्पाई बस्तियों का पता चला। यानी कि जो कच्छ जगह है जो कि गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर जब सर्वेक्षण किया गया, जब खोजबीन किया गया है ना, उत्खनन जब किया गया तो वहाँ पर हड़प्पाई बस्तियों का बहुत ज़्यादा पता चला। पंजाब और हरियाणा में खोज करने से पता चला कि हड़प्पाई स्थलों की सूची में कई नया नाम और भी जुड़ गए हैं। ठीक है, खोज अभी भी जारी है और 1980 अभी भी जारी है वैसे। ठीक है, 1980 के बाद अभी भी बहुत सारा लिपि है, बहुत सारा अभिलेख है जिसको नहीं समझ में आता है, नहीं समझा गया है, तो इसलिए अभी भी खोज जो है वो जारी है। 1980 के बाद हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर विदेशी विशेषज्ञ भी संयुक्त रूप से काम करने लगे। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विदेशी जो विशेषज्ञ हैं वो भी काम करने लगे। ठीक है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, या फिर कनिंघम, या फिर आपका आगे देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, तो ये सब कहानी है, ये सबको आपको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। आपको डेट वगैरह याद नहीं रखना कि कब क्या हुआ था, डेट तो वैसे याद रहेगा ही, 1921 और 20 जो डेट इंपॉर्टेंट है वो हमने पहले बता दिया आपको। ठीक है, ये कहानी है जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। NCERT बुक लेने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है अगर आप कोर्स में ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है, कोई भी नहीं लीजिएगा। लास्ट में हम आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चन देंगे और साथ में कुछ हम आपको मॉडल पेपर लेने के लिए बोलेंगे लास्ट में, एग्जाम से 1-2 महीने पहले, उस वक्त सिर्फ लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं खोजों का वर्गीकरण, यानी कि खोजने का तरीका, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से होता था, है ना। देखिए, खोजने का वर्गीकरण एक सामान्य नियम था, एक जनरल सा रूल था, जैसे कि पत्थर से, मिट्टी से, धातु से, अस्थि का मतलब जो हड्डी होता था, हाथी का जो दांत होता था, तो इन्हीं चीज़ों से जो है पुरातात्विद यानी कि जो खोज करता है वो अलग अलग इसको वर्ग में बांटता था और इन्हीं चीज़ों से पता लगाता था यहाँ के मतलब कि वर्गीकरण के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का खोज इन्हीं चीज़ों से वो लोग करता था। ठीक है, पुरातात्विद को यह तय करना पड़ता है कि खोजी गई वस्तुएं औजार या आभूषण है या दैनिक जीवन की अन्य उपयोगी वस्तु। कहने का मतलब है जब पुरातात्विक को कोई वस्तु मिलता है तो फिर वो उस वस्तु को लेकर के दिमाग लगाता है, क्योंकि वो वस्तु तो भाई पुराना अवस्था में है, तो वो दिमाग लगाता है कि ये क्या कोई ज्वेलरी है, या फिर कोई वस्तु है, या फिर क्या ये कोई औजार है, या कोई अन्य जीवन की कोई अन्य उपयोगी वस्तु यानी कि कोई हड्डी वगैरह है, क्या है, तो ये पहले पता लगाना पड़ता है जो भी खोज करता है। ठीक है, फिर तीसरा, इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि प्राप्त वस्तु अर्थात खोजी गई वस्तु का स्थान कहाँ था। कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम लोगों को मिला वो चीज़ कहाँ से मिला, है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग उत्खनन किए हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हम लोगों को कुछ ऐसा चीज़ मिला जो कि मोहनजोदड़ो में मिला, तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं हड़प्पा सभ्यता एक था। ठीक है, तो वैसे ही दिमाग लगाया जाता है कि जो चीज़ हम लोगों को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्या ऐसा तो नहीं कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर है और वो जगह हम लोगों को अमेरिका में मिल गया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो तो कहीं और होगा, या फिर हड़प्पा सभ्यता का कनेक्शन वहाँ से भी था, है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। वस्तु का स्थान कहाँ था, वह कहाँ से प्राप्त हुआ था, घर से या कब्र से या फिर नाले से कहाँ से प्राप्त हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में खोजकर्ता जो है यानी कि जो खोजता है, जो पुरातात्विद है, वो ये सारी चीज़ों पर दिमाग लगाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका व्याख्या की समस्या। कहने का मतलब है जब खोज वगैरह हो गया तो अब उसको यानी कि समझेगा कैसे। अब अभिलेख मिला, अभिलेख में ऐसा भाषा लिखा गया है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मतलब समझिए तो अब कैसे दिमाग लगाएगा। तो देखिए समस्या क्या क्या होता है उसी को देखेंगे, क्या क्या उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए,
खोजों के दौरान पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब वही खोजकर्ता, यानी कि जो इतिहास का खोज करता है उसी को पुरातात्विक बोला जाता है सिंपल भाषा में। तो खोजों के दौरान पुरातात्विक को कई ऐसे सामान मिल जाते थे जिसका धार्मिक रूप से पहचान करना बहुत मुश्किल होता था। खोज में आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां भी मिली है, यानी कि मूर्ति भी मिला है जो कि बिल्कुल ज्वेलरी से लदा हुआ है, बिल्कुल ज्वेलरी से भरा हुआ है। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई, इन्हें ही कहा जाता है मात्र देवी। क्या कहा जाता है? मात्र देवी, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है, मात्र देवी के बारे में भी, और आभूषण से भी मिला है। अब इससे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है ना। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, इसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा गया, क्योंकि अब एक सींग वाला जानवर कौन सा होता है, दिमाग लगाने में बहुत दिक्कत होता था, तो इसलिए इसका नाम एक श्रृंगी रख दिया गया। कुछ मोहरे पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिया गया है ना। मोहर पर कुछ ऐसा आकृति है जो कि पालथी मारकर के योगी की मुद्रा में जो है बैठा दिया गया है, और कभी कभी इसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। इसको हम लोग कहते हैं आज शिव संज्ञा दी गई है, तो इसको भी समझने में बहुत दिक्कत होता था, है ना। उनके बाद आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जो ऋग्वेद है, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो संकलित हुआ था ऋग्वेद, है ना, इसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि पौराणिक परंपराओं यानी कि माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है, यानी कि जो पौराणिक परंपराओं है वहाँ पर शिव के लिए इस नाम का प्रयोग किया गया था, रुद्र का प्रयोग किया गया था, और ये रुद्र का जानकारी मिलता है धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में। तो इससे भी दुविधा हो जाता है कि हकीकत में सच्चाई क्या है। लेकिन शिव के विलोम में रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, ना ही पशु का मालिक, और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है, यानी कि शिव को रुद्र के ऋग्वेद में ना तो पशुपति दिखाया गया, ना ही योगी के रूप में दिखाया गया। तो ये सारा समस्या जो है व्याख्या करने में, समझने में कठिनाई होती थी, ठीक है। ये कहानी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आपको सारी चीज़ों को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। ये हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गया, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है। तो सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया, तो आपको ये बस ये इतना ही लिख देना है, चार लाइन, ज्यादा से ज्यादा 4, एक लाइन जलवायु परिवर्तन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया तो आपको जलवायु परिवर्तन की बात भी कुछ लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस याद रह जाएगा। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतनों में एक सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने लगा, जिससे लोगों की मृत्यु होने लगी, पेड़ पौधों की मृत्यु होने लगी। पेड़ पौधों की मृत्यु होने की वजह से वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, फिर लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, इसलिए वो लोगों की मृत्यु होने लगी। तो ये भी पतन का बहुत बड़ा कारण है। इस तरीके से आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। वनों की कटाई, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता भंग अर्थात सुंदरता खो बैठा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सुंदरता था उसको खो दिया। वनों की कटाई करने से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, इसकी वजह से बड़े पहाड़ जो कि हड़प्पा को घेर रखा था वह टूटकर बह गया। अब समझिए, जो पहाड़ था वो कितना बड़ा होता है, लेकिन बाढ़ की वजह से वो पहाड़ टूट गया, ठीक है। उनके बाद नदियों का सूख जाना, जिस कारण जंगल, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो है मरने के कगार पर आ गए, है ना। अब जब नदी सूख जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो जंगल खत्म, वनस्पति, पेड़ पौधा, सारा चीज़ खत्म, पशु पक्षी सब मरने के कगार पर आ गए। जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, जनसंख्या उस वक्त में बढ़ोतरी होने लगा और बहुत सारे भूमि पर खेती की जाने लगी। अब बहुत सारा भूमि पर खेती किया जाने लगा, जनसंख्या बढ़ती, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो खेती भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। उस वक्त में तो कोई यूरिया और खाद था नहीं कि 1 कट्ठा खेत में हम 1 डिसमिल खेत में हम लोग दुगुना फसल उपजा लें, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना खेती भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की वजह से खेत जो है वो और कम, छोटा हो जाता था। तो इस तरीके से दिक्कत होने लगा। पश्चिमी सभ्यता का प्रसार और आर्यों द्वारा आक्रमण, कहने का मतलब है कि जो आर्य थे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, उन लोगों ने जो है आक्रमण किया था, है ना। आर्यों के द्वारा आक्रमण हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कई कारण है जो कि हमने आपको बताया। स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अक्सर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सभ्यता का अंत के बारे में। देखिए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी कि ऐसा साक्ष्य मिला है जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है उसको खत्म कर दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कहने का मतलब है क्योंकि ये जगह जब विकसित होने लगा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो ऐसा लगा कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन तब भी हड़प्पा सभ्यता को यानी कि कुछ ना कुछ लोग बचे हुए रहे, क्योंकि फिर अस्तित्व में आ गया। 1900 बाद में फिर से अस्तित्व में लोग आने लगे, ठीक है। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां
इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पहले वाले सभ्यता को कहते हैं आरंभिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं परवर्ती सभ्यता या फिर विकसित सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के जो बाद की जो सभ्यता है उनको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा या फिर अनुवर्ती संस्कृति। याद रहेगा आप लोग को, यानी कि काल को बोलते हैं अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर सभ्यता हड़प्पा। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के मोहरे, वहाँ के लिपि और बाट। ठीक है, उनके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है बाट है, आपका पूछा जाता है कभी कभी, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है शिल्प उत्पादन में कैसे कैसे शिल्प उत्पादन वगैरह होती थी वहाँ पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन कैसे कैसे होती थी। उनके बाद शिल्प उत्पादन में केंद्रों की पहचान, माल प्राप्त करने से संबंधित नीतियाँ, हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। उनके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में है। फिर उनके बाद हड़प्पा सभ्यता का कुछ प्रमुख चरण है, उनके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, तो बस थोड़ा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभी कितना क्लास हो चुकी है लंबी, आपकी 54 मिनट का हो चुका है। हमको लगता है और आपका जो टाइम है बहुत कम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द समाप्त करने की। आप लोग को मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना डियर। ठीक है, और आप लोग बताइए चैनल के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, आप लोग ये भी बताइए साथ में, है ना, क्योंकि पहला चैप्टर है। और याद रखिए 2023 में लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ज़बरदस्त रहा। हम लोगों ने कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कई स्टेट टॉपर दिया है। आप जाकर के ऐप में देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ, जाके देख सकते हैं तनु क्लासेस का रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर हो सकते हैं। बस आप लोगों को विश्वास करके अभी कदम से कदम मिला करके हम लोगों के साथ चलना होगा। ठीक है, और बिल्कुल मज़े के साथ 2024 में फिर हम लोग फोड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग थे कहाँ पर, बाट में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे, लिपि तथा बाट, जो कि इंपॉर्टेंट है, उतना भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हम पहले भी करा चुके हैं, थोड़ी देर पहले बोले कि हड़प्पा की जो मोहर है वो सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, है ना, किससे, सेलखरी नामक पत्थर से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, मोहरे और मुद्रकांकों यानी कि मुद्रांकनों जो होता है, यानी कि मुद्रांकन उसी का प्लूरल फॉर्म है ये। ठीक है, बहुवचन है। तो मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि मोहर का जो प्रयोग है, जैसे आज के दिन हम लोग पासपोर्ट वीजा का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही मोहर का भी प्रयोग, और मुद्रांकन यानी कि जो पैसे रुपया उस वक्त में जो भी चलता था उसका प्रयोग इसी तरीके से होता था, लंबी दूरी तय करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुद्रांक से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है, यानी कि मुद्रांक से किसका, प्रेषक की पहचान का पता चलता है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है, यानी कि जो भी हड़प्पाई मोहर है वहां पर कुछ ऐसा लिखा है एक पंक्ति में, पंक्ति का मतलब जो कविता का पंक्ति होता है, जो लाइन होता है, उसमें कुछ लिखा है जो संभवतः ऐसा दिखाता है कि ये मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी इन पर चित्र बनाया गया है, ठीक है, जो भी इन पर चित्र बनाया गया है तो वो जो है अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, तो वो चित्र से समझ जाता है कि ये जो है कहाँ का है। ठीक है, तो अनपढ़ के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। आगे देखिए, अधिकांश जो अभिलेख है वो संक्षिप्त है, कहने का मतलब जितना भी अभिलेख है वो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे आज के दिन डिजिटल दुनिया है, कॉपी है, कलम है, तो हम लोग चाहें तो कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त में खोद करके मिट्टी में, पत्थर में लिखना पड़ता था, जिसको लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जो भी अभिलेख होता है ना वो बहुत संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट होता है। सबसे लंबी अभिलेखों में मात्र 26 चिन्ह यानी कि 26 सिंबल का ही प्रयोग किया गया है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि जो 26 लिपि प्रयोग किया गया है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह है, यानी कि हड़प्पा लिपि में टोटल कितना मूल चिन्ह है, 64। ठीक है, जो कि सिलखरी के आयतकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि से बने होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। कहने का मतलब है कि जो भी लिपि होती थी, हड़प्पा लिपि जो कि 54 मूल चिन्ह जहाँ पर पाया गया है, तो वहाँ पर लिखा कैसे जाता था लिपि को, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है, ठीक है, अरबी, उर्दू, फारसी वगैरह लिखा जाता है दाएं से बाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा लिखा होता था, ऐसा प्रतीत होता है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, मोहर के बारे में, अभिलेख के बारे में कैसे लिखा होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाट के बारे में। बाट का मतलब होता है वेट, यानी कि वजन, है ना, ये गेहूं वाला वेट नहीं है, यहाँ पर वेट यानी कि वजन। ठीक है, देखिए, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यह बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार तथा निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 थे,
जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। कहने का मतलब है कि जो निचले मानदंड होता था बाट का वजन करने का, तो वो कितना होता था, या तो 1 या तो 2 या तो 4, 8, 16 या 32 इत्यादि, और 12,800 टोटल थे। जबकि ऊपरी जो मानदंड है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों मनकों को मापने में किया जाता था। जैसे आज के दिन हम लोग जैसे ग्राम का वजन होता है, अभी तो वैसे डिजिटल वाला आ गया है ना, लेकिन पहले जो किलो वाला होता था वो किलो, 1 किलो, 2 किलो, 50 ग्राम वाला जो होता था किलो बटखरा उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है जो सोना चांदी वगैरह नापता है तो वो लोग उनको ग्राम में और भी लो वाला ग्राम में वो लोग यूज करता है ना, क्योंकि सोना तो उतना होता नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो छोटे बाट होता था उनका भी प्रयोग किया जाता था ज्वेलरी यानी कि सोना वगैरह जो भी आभूषण वगैरह बनवाया जाता था उनके लिए। ठीक है, आगे देखिएगा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी थोड़ा सा देख लीजिए। शिल्प उत्पादन थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना। क्या होता है, शिल्प से जुड़े कार्य करना, यानी कि जैसे कि मनके बनाना हो गया, शंख की कटाई करना हो गया, धातु से जुड़े काम करना हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है मुहरे बनाना हो गया, ये सभी आपका क्या है, शिल्प है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिल्प का मतलब होता है, क्या होता है, शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, धातु से जुड़े काम करने का मतलब वही सोना चांदी वाला काम करना, ये भी आपका शिल्प में आता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन यानी कि शिल्प प्रोडक्शन। देखिए शिल्प का अर्थ होता है हस्तकला या दस्तकारी। हस्तकला का मतलब होता है हाथ से जो हम लोग कोई चीज को बनाते हैं उसी को बोलते हैं, तो शिल्प का मतलब होता है हस्तकला। इसी तरह से उत्पाद का अर्थ वैसा उत्पाद जिसमें हस्तकला या हाथ से जीवन उपयोगी वस्तु का निर्माण या उत्पादन किया जाता है उसे शिल्प उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो शिल्प का मतलब हो गया हस्तकला यानी कि हस्तकारी, और उत्पाद का मतलब होता है पैदा करना, उत्पादन करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, है ना। तो शिल्प उत्पादन यानी कि हाथ से जो चीज को बनाया जाता है, शिल्प का मतलब हस्तकला हाथ से, और उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन। तो हाथ से जो चीज का निर्माण किया जाता है, हाथ से जीवन उपयोगी यानी कि जो हम लोगों का जीवन के लिए उपयोगी भी हो उनका निर्माण करना, उत्पादन करना, ये आपका शिल्प उत्पादन कहलाता है। चीज आपको समझ में आ गई, हाथ से कोई भी चीज को बनाना शिल्प उत्पादन कहलाता है। 125 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो फैला है। कितना, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो आपका फैला है, और इसके अंदर एक बस्ती है जो कि 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक सीमित है, जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी कि टोटल जो मोहनजोदड़ो शहर है वो आपका 125 हेक्टेयर में है, और समझिए पूरा शहर 125 हेक्टेयर में, कितना, 125, और लगभग 5% शहर, पूरे शहर का 5% जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ शिल्प उत्पादन के लिए प्रयोग होता था। समझ जाइए कितना बड़ा उत्पादन होता होगा शिल्प उत्पादन। ठीक है, आगे शिल्प उत्पादन में मनके जैसे कि माला, मोती, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर तथा बाट, इन सभी चीजों का निर्माण किया जाता था। मनके बनाने के लिए उस वक्त में सुंदर लाल रंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलियन, इसी का प्रयोग होता था। जैस्पर, स्फटिक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर जैसे कि तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातु हो गया, ये सभी का प्रयोग जो है होता था मनके बनाने के लिए। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है, पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, मनके का आकार जो है वो चक्राकार होता था, यानी कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित होता था। ठीक है, यानी कि मनके का आकार कैसा होता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित होता था। सेलखड़ी जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था। सेलखड़ी जो है वो एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था। कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ये सब सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है डियर। आपको हम सारा चीज पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप अगर कोर्स से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए ना, फिर फायदा क्या होगा कोर्स में जुड़ने का। ऐसे तो आप एग्जाम ऐसे भी गेस्ट पेपर पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, है ना, लाता है अक्सर, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन का जमाना कितना बढ़ रहा है हर जगह। अभी आप देखिए टीचर बनने के लिए पहले सीटीएट का एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अब डीएलएड करो फिर सीटीएट करो, या बीएड करो फिर सीटीएट करो, फिर अब एक और एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी अब कंडक्ट कराएगी, सुपर टीईटी उसको बोलते हैं, सुपर टेट। तो समझ सकते हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप लोगों को भी जो है कंपटीशन के जैसा तैयार होना होगा। ठीक है, देखिए चंद्रहुद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है, जो शंख से बनी वस्तुओं, चूड़ियां, करछियां, पिचकारी इत्यादि वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र था। चंद्रहुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे कि मनकी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक चला जाता था। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर दिखाना था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार होता था। अब आगे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, और एक दो इंपॉर्टेंट आएगा आगे, बस थोड़ा सा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए
सिल उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातात्विक प्रस्तर पिंड तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार तथा कूड़ा करकट को केंद्रित करते थे। यानी कि सिल पुरातात्विक यानी कि जो इतिहास करता है, जो खोजबीन करता है, वो क्या करता था, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। देखिए, तो वो क्या करता था कि जो भी कच्चा माल होता है, जो भी औजार होता है, जो भी कूड़ा करकट होता है, इन सभी चीज़ों को जमा करता था ताकि वो पता लगा सके, सिल उत्पादन केंद्रों के बारे में पहचान कर सके। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। यानी कि जो भी कूड़ा करकट था वो शिल्प कार्य का पहचान के लिए सबसे अच्छा संकेतों में से एक था। इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े सम्मिलित थे जो शिल्प उत्पादन को संकेतित करता है। ये टुकड़े इसी ओर भी संकेत करते थे कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में भी शिल्प का उत्पादन कार्य होता था। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। देखिए, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार की कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। तो शिल्प उत्पादन के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता था। स्थानीय मिट्टी तो वहीं पे मिल जाता था, लेकिन जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, धातु हो गया, ये सभी चीज़ों को बाहर से मंगाना पड़ता था शिल्प उत्पादन के लिए। शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है उसको सिंधु तथा इसकी उप नदियों के बगल में बने जो नदी मार्ग था और साथ ही तटीय मार्ग था, वहीं से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है उसको सिंधु तथा इनका जो भी उप नदी है, यानी कि इनसे जुड़ा हुआ जो भी नदी है, उनके बगल में जो भी नदी मार्ग था, जो भी रास्ता था नदी का, ठीक है, और जो भी तटीय मार्ग था उनका प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए, अब हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि जो दूर का क्षेत्र है उससे क्या क्या संपर्क रहा हड़प्पा सभ्यता का, आगे देख लेते हैं। तो एक झलक फटाफट देखिए, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों से यह संकेत देती है कि संभवतः तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कहने का मतलब है कि ऐसा पुरातात्विक हाल ही में ये खोज किया है, संकेत ऐसा मिला है, ठीक है, ऐसा हिंट मिला है कि जो तांबा लाता था हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ से लाता था, तो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर ओमान से लाया जाता था। ठीक है, ऐसा हाल ही में पता लगा है। आगे देखिए, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबा हो गया, हड़प्पाई पुरावस्तु हो गया, ये दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करता है। आगे देखिए, हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काले मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है, पर यह नहीं पता कि इसमें क्या रखा जाता था। यानी कि ओमान का संबंध है या नहीं है भारत से, दूर क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, सुदूर क्षेत्र से संबंध मतलब दूर, तो ओमान तो बहुत दूर था, तो वही बताया जा रहा है कि ओमान से किस किस प्रकार का संबंध था। तो जो काले मिट्टी का मोटी परत चढ़ाई गई थी वो ओमानी स्थलों से मिला है और वो हड़प्पा सभ्यता में भी था, तो इससे भी पता लगा कि शायद इसका कॉन्टेक्ट था। ठीक है, मेसोपोटामिया का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे नहीं था, तो मेसोपोटामिया से था। ठीक है, उसी तरीके से ओमान से था, लेकिन चीन से नहीं था। ठीक है, चलिए, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकेल के अंश मिले हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के स्थलों से जो तांबा मिला है वहां पर भी निकेल का अंश मिला है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे बाट, पासे तथा मनके शामिल है। ठीक है, मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया क्या बताते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। ठीक है, तो ये जो है सुदूर क्षेत्रों तक था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ओमान से भी संबंध था, मेसोपोटामिया से था, ये सारी चीज़ों से था, लेकिन उसका चीन से नहीं था। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के जो लेक मेलुहा है इसको कहा जाता है नाविकों का देश। ठीक, इसके अलावा मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन पाया गया, और मोहर पर जो है जहाज का भी, साथ ही साथ नावों का भी चित्रांकन पाया गया। ठीक है, चलिए, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के शासक, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए, उनके बाद हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, फिर चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, तो लास्ट छोर में यह है। उससे पहले जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। वन शॉट में आपका पूरे एकदम एक ही वीडियो में सारा चैप्टर को समाप्त कर दिए। इनके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, इनके बाद इसका सब्जेक्टिव बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये एक चैप्टर का अपलोड होने के बाद इसके बाकी जितने भी चैप्टर है, 14 चैप्टर, वो आपको कोर्स में मिलेगा, बैच में मिलेगा। कोर्स का नाम क्या है, बैच का नाम क्या है, संकल्प बैच, संकल्प बैच। और अभी ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट के लिए। अगर फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ ऑफर चल रहा है कि 1999 में आपको कोर्स मिल रहा है
500 स्टूडेंट अगर हो गया तो फिर ये जो प्राइस है वो आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होगी, लाइव में आप डाउट पूछ सकते हैं, सारा चीज़ पूछ सकते हैं, क्विज करवाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, बहुत कुछ करवाया जाएगा। आप एक बार ऐप में जरूर जाके देखिए, ऐप का नाम है तनु क्लासेस, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल उसको कर लीजिए, ठीक है। और कोर्स को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए, सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो 1999 रुपया, उसके बाद फिर ये प्राइस आपका बहुत बढ़ जाएगा। चलिए अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। यानी कि सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी जो लोग हैं उनके विषय के बारे में जो है पुरातात्विक यानी कि जो भी खोज करता है उनके बारे में ज़्यादा नहीं उत्तर दे पाता है कि किस तरह का शासन था, क्या था, नहीं था, नहीं बता पाता है, ठीक है। लेकिन पुरातात्विकों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक भवन की संज्ञा दी, एक प्रसाद की संज्ञा दी। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक ऐसा बहुत बड़ा भवन मिला है, बहुत बड़ा विशाल, तो उस पर उसको क्या कौन चीज़ का संज्ञा दिया, प्रसाद की संज्ञा दिया। किसने? पुरातात्विदों ने, यानी कि कहने का मतलब वही इतिहासकर्ता खोजकर्ता ने। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी, ठीक है। एक पत्थर का मूर्ति मिला जिसको पुरोहित राजा कहा गया और यह नाम आज भी प्रचलित है। जो लोग हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। यानी कि जो भी अनुष्ठानों का निष्पादन करता था उन्हीं के पास जो है यह राजनीतिक सत्ता होता था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। कुछ पुरातात्विद का कहना है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, तथा कुछ पुरातात्विक के अनुसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अलग राज होते थे। कहने का मतलब है बहुत सारे, क्योंकि देखिए ऐसा कंफर्म तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं, तो बहुत सारा पुरातात्विद, बहुत सारा इतिहासकर्ता का मानना है कि नहीं हड़प्पा सभ्यता में कोई समाज नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है मतलब कोई मतलब ये शासक नहीं था, स्थिति समान था, सब एक बराबर थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं यहाँ पर भी शासक था, और शासक कैसा था तो मोहनजोदड़ो का अलग राजा, हड़प्पा का अलग राजा, इस प्रकार का था, ठीक है। चलिए अब देखिए हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, यह आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक है तो वो जो है आसानी से इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए 1875 इसी वर्ष जो है हड़प्पा की मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट हुई थी। यानी कि कनिंघम की रिपोर्ट बोले ना अभी हम आपको कि कनिंघम का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1875 में। और ये सबसे पहला आदमी है जो कि जनरल डायरेक्टर है जो कि खोजने के लिए गया था, ठीक है। और कनिंघम का भ्रम क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाया, ठीक है ना। आगे 1921 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू किया था। तो माधव स्वरूप वत्स नाम का एक आदमी था जो कि 1921 में उत्खनन का काम शुरू किया था, एक्सकेवेशन का काम शुरू किया था। 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का काम शुरू हुआ था, और 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का काम शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन खोज का अगर बात करें तो खोज कब हुआ था? 1922 में। किसने किया? आरडी बनर्जी ने किया। उसे आप लोग कमेंट कीजिए, जो जो चीज़ आपको आता है फटाफट कमेंट कीजिए। और 1921 में जो है हड़प्पा का खोज हुआ था, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ये सारा चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 1946 में REM व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन का काम किया था। तो REM व्हीलर जो है इन्होंने हड़प्पा में उत्खनन का काम कब किया था? दोबारा से 1946 में। फिर 1955 में MR राव ने लोथल में खुदाई शुरू की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो MR राव है वो लोथल में खुदाई शुरू कब किया था? 1955 में, ठीक है। फिर 1960 ईस्वी में BB लाल और BK थपान ने कालीबंगा में उत्खनन शुरू किया था। 1990 में RS बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन शुरू किया था। 1990 में ये सारा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सिर्फ दो ही पूछा जाता है, 1921 वाला और 1922 वाला, ठीक है। लेकिन ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। RS बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन शुरू किया। 1986 ईस्वी में अमेरिका टीम ने हड़प्पा में उत्खनन शुरू किया। 1980 ईस्वी में जर्मन तथा इटली का संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो को सतह में अन्वेषण शुरू किया। 1974 ईस्वी में MR मुगल ने बहालुर में खोज की शुरुआत की, ठीक है। तो देखिए ये जो है आप लोगों का पहला चैप्टर था, वन शॉट आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है। बाकी जो भी कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं तो ये आपका पहला चैप्टर था, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। जो नहीं किए हैं तो वो समझ लीजिए बिल्कुल इसी प्रकार आपको बेच में पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी ऐप में लाइव हुआ है और आप लोगों के साथ ये रिकॉर्ड हो गया है ना, ये ऐप में लाइव हो गया है। तो ऐसे ही क्लास आपको लाइव करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, और ज़बरदस्त तैयारी करने के बाद अपने पूरे परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हम लोग जो है आपको पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग 4 महीना तैयारी करते हैं। कब से कब तक? जैसे आपका सिलेबस 20 तारीख से शुरू होगा, ठीक है, क्लास, और ख़त्म कब होगा?
30 सितंबर को, ठीक है। उनके बाद जो आपका अक्टूबर बचेगा, नवंबर बचेगा, दिसंबर बचेगा, ये 3 महीना, और जनवरी भी, लेकिन जनवरी में थोड़ा बहुत कम, जनवरी में थोड़ा बहुत आप लोग को छोड़ देते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना आपका क्रैश कोर्स भी चलेगा। और जो बच्चे अभी अगर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके लिए ये जो क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल फ्री होगा। और इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत अच्छे से पूरे सिर्फ एग्जाम के लिए ही तैयारी करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनने के लिए। और आप सबको तो पता ही है, हम लोगों ने इस बार भी कई स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है। आप लोग जाकर के ऐप में देख सकते हैं या चैनल में भी देख सकते हैं, वीडियो आपका अपलोड किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द